स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4 इस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। इसमें प्रायोरिटी को जो दिया जाता है उसको हम सीआईपी रूल के बेसिस पर देते हैं। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट चेक एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाएगा। जैसे क्लोरीन का प्रायोरिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होगा। सेकेंड रूल क्या कहता है, इफ़ एटॉमिक नंबर सेम चेक एटॉमिक मास। तो सेकेंड रूल क्या है, एटॉमिक नंबर अगर लास्ट तक सेम है, जो लास्ट तक सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं वहाँ तक अगर सेम है तो अगर वो, उसके बाद हम चेक करेंगे एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास अगर ज़्यादा है जिसका, तो अगर एटॉमिक नंबर से हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। जैसे ट्रिटियम की ज़्यादा होगी ड्यूटेरियम से, उससे ज़्यादा होगी हाइड्रोजन से। और अगर ऑक्सीजन जो है 18 का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन 16 से। और रूल थर्ड क्या बोलता है, अगर फर्स्ट अटैचमेंट सेम है फिर तो हमको सेकेंड अटैचमेंट की ओर आगे बढ़ना चाहिए। फर्स्ट अटैचमेंट में अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो हमको सेकेंड अटैचमेंट देखना चाहिए। अगर सेकेंड अटैचमेंट में भी एटॉमिक नंबर सेम है और लास्ट अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो फिर हम फर्स्ट अटैचमेंट से एटॉमिक मास देखना चालू करेंगे, उसको भी क्रमशः अटैचमेंट की ओर आगे बढ़ते हुए चेक करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के CH2CH3 और CD2CH3 और CH2CH2CH3 की ओर प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है थर्ड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि एक के बाद 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो सेकेंड कार्बन से जो है जुड़ा हुआ है कार्बन, उसके कारण इसमें एटॉमिक नंबर इसकी ज़्यादा आ जाती है। लेकिन सेकेंड केस में देखते हैं कि इसके सेकेंड पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ही CD2 में ही ड्यूटेरियम जुड़ गया है जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। तो हम ये ना सोचें कि एटॉमिक मास ड्यूटेरियम का ज़्यादा हो गया है इसलिए इसको प्रायोरिटी 3 से भी ज़्यादा पहले दे देंगे फर्स्ट। हमको सबसे पहले एटॉमिक नंबर ही चेक करना है। तो पहले लास्ट तक एटॉमिक नंबर चेक करेंगे, बाद में हम एटॉमिक मास चेक करेंगे। तो सेकेंड वाले की हमारी सेकेंड आ जाती है क्योंकि एटॉमिक मास इसमें ज़्यादा हो जाता है फर्स्ट वाले के कंपेरिजन में, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम था। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का एटॉमिक नंबर सेम था इसलिए हमने सेकंड को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नंबरिंग किया। अगर कहीं पर OCH3 है और OH जुड़ा है तो OCH3 का क्या होगा, प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर ऑक्सीजन OH का 18 भी है, मास ज़्यादा भी रखा हुआ है 16 से, तब भी इसकी प्रायोरिटी OCH3 को ही देंगे, क्योंकि यहाँ पर जुड़े हुए तक लास्ट तक हमको अटैचमेंट को चेक करना है। अटैचमेंट में CH3 का जो एटॉमिक मास होता है वो S से ज़्यादा, एटॉमिक नंबर होता है वो S से ज़्यादा होता है। अब हम इसका फोर्थ रूल देखते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का हम डुप्लीकेशन करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिप्लीकेशन करेंगे। मतलब कि जैसे कार्बन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो अब क्या करेंगे हम कि इनके एक बॉन्ड डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। और अगर कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो उसमें नाइट्रोजन को एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, और नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसके एक डबल बॉन्ड तोड़ने के कारण एक कार्बन को नाइट्रोजन से जोड़ देंगे उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। अब और एक बॉन्ड को जोड़ेंगे तो वैसे क्रमशः करेंगे। कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था तो उसको एक बॉन्ड से नाइट्रोजन को कार्बन से जोड़ देंगे और नाइट्रोजन को एक कार्बन से जोड़ देंगे। लेकिन इसमें क्या है, जो जोड़ा गया नाइट्रोजन कार्बन है वो फैंटम एटम कहलाते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी खुद में कंप्लीट नहीं है, इसलिए इनको हम फैंटम एटम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हम एक ऐसा एग्जांपल देख रहे हैं कि इसमें साइनाइड जुड़ा हुआ है, CMe3 जुड़ा हुआ है और C ट्रिपल बॉन्ड C जुड़ा हुआ है और एक फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसको अगर हम देने की प्रायोरिटी की देने की कोशिश करें तो साइनाइड का सबसे प्रायोरिटी क्यों फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि इसके फर्स्ट नंबर में तो सब में कार्बन है, लेकिन सेकंड नंबर में इसमें नाइट्रोजन आने का इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन फेनिल और CMe3 और C ट्रिपल बॉन्ड C में अगर हम निकालें तो फेनिल में क्या होता है कि फर्स्ट नंबर पे अगर हम इसको फैंटम एटम को भी इसमें निकाल चुके हैं बॉन्ड ब्रेक करके, उसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर पे तीनों में एक एक कार्बन है। लेकिन सेकेंड नंबर में अगर देखें तो फैंटम कार्बन या नॉर्मल कार्बन मिला के इसमें सब में 3-3 कार्बन है। लेकिन अब फोर्थ इसके बाद का अटैचमेंट का चेक करें तो फेनिल में 4 कार्बन आ जाते हैं उससे जुड़े हुए। उसके बाद CMe3 में कितने आ जाते हैं, सॉरी एसिटिलीन में आ जाते हैं 2, और उसके बाद जो आ जाता है CMe3 में एक भी कार्बन आगे नहीं आता, सिर्फ हाइड्रोजन अटैच रहते हैं। इसलिए फेनिल की प्रायोरिटी एसिटिलीन से ज़्यादा होगा और एसिटिलीन की प्रायोरिटी CMe3 से ज़्यादा होगा। लेकिन हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर प्योर एटम है तो उसकी
जो होती है प्रायोरिटी हम जी प्योर या रियल एटम की प्रायोरिटी हम फैंटम एटम से आगे रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस रूल को हम कहीं भी लगा देंगे। ये रूल वहीं लगता है जब कार्बन सेम हो और इससे जुड़े हुए कार्बन की संख्या भी सेम हो, मतलब एटॉमिक नंबर वाले जितने भी कार्बन लगे हुए हैं फर्स्ट सेम हो, उसके बाद भी अटैचमेंट सेम हो, अगर सब समान हो तो अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर फैंटम कार्बन के अकॉर्डिंग हम इसका डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर फैंटम कार्बन का नंबर ज़्यादा है और यहाँ पर रियल एटम का नंबर ज़्यादा है, इसलिए इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। इस बेसिस पे हम निकालते हैं। जैसे कि हम निकालते हैं ब्यूटाडाइन साइक्लोब्यूटीन है, एक कहीं से जुड़ा हुआ है, तो साइक्लोब्यूटीन और एक ओनली ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें इस डबल बॉन्ड की जगह वैलेंसी बनाने के लिए Me3 जुड़ा हुआ है। अब डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमको फैंटम एटम कार्बन मिलेगा और Me3 डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन की संख्या सब जगह बराबर है। तब यहाँ अगर हम चेक कर रहे हैं Me3 ज़्यादा क्या रख रहा है, प्योर एटम होने के कारण ज़्यादा प्रायोरिटी रख रहा है, वरना तो कार्बन की संख्या बराबर है। और इससे पहले जो एग्जांपल हम साइनाइड फेनिल और CMe3 की चेक कर रहे थे या एसिटिलीन की, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते अगर ये रूल हमको जानकारी नहीं रहता तो। अब हम देखते हैं कि जैसे 4 मेंबर रिंग है तो उसके जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं काउंट करना, और 6 मेंबर रिंग है तो उसको हम अगर किसी से जुड़ा हुआ है तो किसको प्रायोरिटी देंगे। तो हम देखते हैं कि 4 मेंबर रिंग में हम स्टार्ट करते हैं जैसे गिनना कि सबसे पहले 3 डिग्री आता है, फिर 2 डिग्री आता है, फिर 2 डिग्री आता है, फिर 2 डिग्री आता है, फिर 3 डिग्री। अगर ऐसे रोटेट करें तो हमको 4th नंबर पे फिर से 3 डिग्री मिल जाता है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी 6 मेंबर वाले के प्रायोरिटी से ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर ऐसा रोटेट करें, क्योंकि हमको लास्ट अटैचमेंट तक चेक करना रहता है, तो 6 नंबर के टाइम पर 3 डिग्री फिर से मिलता है। इस कारण 4th मेंबर ज़्यादा पेरियर होता है 6 मेंबर से, इसलिए हमको स्मॉल रिंग को हायर प्रायोरिटी देते हैं। जैसे 3 मेंबर है वो ज़्यादा पेरियर होगा 4 मेंबर से, 4 मेंबर ज़्यादा पेरियर होगा 5 मेंबर से, और 5 मेंबर ज़्यादा पेरियर होगा 6 मेंबर से। अब हम RS के लिए 5th रूल देखते हैं कि R की प्रायोरिटी S से ज़्यादा होती है और RR की प्रायोरिटी SS से ज़्यादा होती है, और SR और RS की प्रायोरिटी SS के बाद होती है, और ये दोनों बराबर प्रायोरिटी में रहते हैं। C की प्रायोरिटी ट्रांस से ज़्यादा होती है, Z की प्रायोरिटी E से ज़्यादा होती है, और एटम की प्रायोरिटी लोन पेयर से ज़्यादा होती है। एटम और लोन पेयर वाला हम ये भी डिस्कस करेंगे, उसके पहले वाला सारे के सारे मीजो कंपाउंड या आने वाले एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। अगर किसी कायरल सेंटर में फ्लोरीन और हाइड्रोजन जुड़े हैं और साथ में NH3+ जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर लोन पेयर ख़त्म हो गया है जो डोनेट करके प्लस चार्ज लिया है अपने ऊपर, और एक साइड NH2 जुड़ा हुआ है जिस पे लोन प्रेजेंट है, तो NH3+ की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर एक रियल एटम जुड़ा हुआ है इन कंपेरिजन ऑफ लोन पेयर, तो NH2 की प्रायोरिटी इससे कम होगी। तो अगर हम अलोंग कायरल सेंटर की बात करें, हम RS कैसे कैसे निकाल सकते हैं, कायरल सेंटर से निकाल सकते हैं, कायरल प्लेन से निकाल सकते हैं, कायरल एक्सिस से और हेलिकल एक्सिस से निकाल सकते हैं। ये सारे नेट के में हैं। अगर हम जेम की देखें तो कायरल सेंटर और कायरल एक्सिस ही बस होता है। तो कायरल सेंटर वाला बात करें तो वेस्ट डेस और फिशर इसमें आते हैं। तो वेस्ट डेस में अगर हम सबसे पहले निकालें तो क्या होता है कि इसके हम देखते हैं 4th प्रायोरिटी अगर डैश में है, जो प्रायोरिटी हम देंगे उसमें अगर 4th प्रायोरिटी डैश में है और इसका रोटेशन 1 2 3 का रोटेशन, हम 4th का रोटेशन नहीं देखते हैं, मेनली हम 1 2 3 का रोटेशन तक चेक करते हैं। अगर आर आ रहा है मतलब क्लॉक वाइज आ रहा है तो हम इसको आर बोलेंगे, और एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है तो इसे एस बोलेंगे। कब? जब 4th प्रायोरिटी डैश में है। अब हम 4th प्रायोरिटी वेज में लेंगे। वेज में लेने पर क्या होता है, अगर 1 2 3 का रोटेशन क्लॉक वाइज आता है तो हम जस्ट पहले वाले के अपोजिट करेंगे, इसको आर की जगह एस देंगे। और अगर इस 1 2 3 का रोटेशन एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है तो हम जस्ट अपोजिट एस का आर देंगे। मतलब हम एक दूसरे रूल को, केस को, फर्स्ट को और सेकंड को हम एक दूसरे को स्टडी करके बताएंगे। अगर हम फर्स्ट केस और सेकंड केस को देखें तो इसमें क्या हुआ है, हमने दो प्लेनर लाइन है उनको फिक्स रखा है, और हम दो बॉन्ड को फिक्स रख के टू ऊपर बॉन्ड को साइमल्टेनियसली रोटेशन किए हैं। तो हमने ये इसको नॉट अलाउड किया कहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें कि हमने जो एग्जांपल में फर्स्ट केस और सेकंड केस में लिया है उसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आता है आर आता है फर्स्ट का, सेकंड का एस आता है, मतलब इनएंसोमियर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से हमने इसको प्रूव भी कर लिया और हमने इसका एग्जांपल भी देख लिया, क्योंकि हम टू बॉन्ड को फिक्स रख के टू बॉन्ड को साइमल्टेनियसली रोटेशन नहीं करते हैं।
क्योंकि इसके अलॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है और इनोन्सुमर जनरेट हो जाते हैं। थर्ड केस हम देखते हैं कि क्या होता है जब अगर फोर्थ प्रायोरिटी अगर प्लेन में रहे तो हम क्या करेंगे, उस प्लेन में और एक जो है उसको हम फिक्स कर लेंगे, और एक जो बॉन्ड फिक्स प्लेन में है उसको फिक्स कर लेंगे और इसका रोटेशन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम बाकी का 3 का साइमल्टेनियसली रोटेशन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बाकी का साइमल्टेनियसली एक बॉन्ड को फिक्स रख के करने पर कन्फर्मर्स जनरेट होता है, ना कि कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आता है। तो कन्फर्मर्स जनरेट होंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आइडेंटिकल ही रहेगा, समझ लीजिए एक तरीके से। इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता है, इसमें कन्फर्मेंस जनरेट होते हैं। तो अब बॉन्ड को अगर हमने घुमाया, और तो हम कब तक कैसे घुमाएंगे कि जो ये प्लेन वाले हैं उसको हम डैश में ले जाएंगे, और या फिर ये जो फोर्थ प्रायोरिटी है उसको डैश में ले सकते हैं, या फोर्थ प्रायोरिटी को वेज में ले सकते हैं। हम कुछ भी तरह से घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कोई रूल नहीं है, क्योंकि दोनों घुमाने पर सब चलेगा। इसके बाद हम इसकी प्रायोरिटी देंगे और इसको चेक करेंगे। अब इसको हम क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर हम फोर्थ प्रायोरिटी को वेज में ले गए रहेंगे तो हम वेज वाला फर्स्ट केस का रूल नहीं, सेकंड केस का रूल लगा देंगे। हम फोर्थ प्रायोरिटी को डैश में ले आए रहेंगे तो हम डैश वाला रूल लगा के इसको सेम आंसर दे देंगे। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स को चेक कर लेंगे। इस प्रकार से तो हम वेज डैश का हम क्या कर सकते हैं, आरएस निकाल सकते हैं। पर कभी कभी कैसा होता है कि हमने जो प्रो कायल सेंटर पढ़ा था, प्रो कायल सेंटर से जो होता है, जो 2 कायल सेंटर निकलते हैं, दो कायल सेंटर समान दूरी पे रहते हैं, वो आर एस कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग रखते हैं, आर और एस। तो हम जानते हैं कि आर की प्रायोरिटी हम ज़्यादा देते हैं, तो हम आर को ज़्यादा पेयर मानेंगे तो उसको अलग प्रायोरिटी दे देंगे और सेकंड को अलग दे देंगे, और जो 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं उनको उस हिसाब से प्रायोरिटी दे देंगे। अब इसका हम आर एस निकालेंगे, और आर एस के अकॉर्डिंग इसका जो आर एस आएगा उसको हम स्मॉल आर या स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आर आता है तो इसको स्मॉल आर से, और इस एस आता है तो इसको स्मॉल एस से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम साइक्लोहेक्सेन में देखें तो साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है कि हमको वेज डेस पता नहीं है, तो साइक्लोहेक्सेन में वेज डेस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इसको वेज डेस पता करना पड़ेगा। तो साइक्लोहेक्सेन में वेज डेस निकालना हो तो साइक्लोहेक्सेन का जब वेज डेस डिसाइड करने की बात आती है तो हम एक्सियल दे देते हैं सबको। एक्सियल किसको देते हैं, नोक के ऊपर जो होता है एक्सियल आता है। अब एक्सियल आने के बाद सबका हम क्या बना देते हैं, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल तो साइड साइड वाले इसका नीचे और ऊपर की ओर बना देंगे, वो तो हो जाता है। पर जो होता है इक्वेटोरियल का बनाने में, बीच बीच के इक्वेटोरियल को बनाने में दिक्कत जाता है, तो लेस देन या ग्रेटर देन के साइन की ओर इसको बना देना ईजी होता है। अब हम समझेंगे कि इक्वेटोरियल या एक्सियल जो भी ऊपर है दोनों में से हर पॉइंट में, उसको हम अपवर्ड बोल देंगे। उसके 6 पॉइंट में जो भी इक्वेटोरियल या एक्सियल जो ऊपर साइड है उसको हम अपवर्ड, और नीचे साइड को डाउनवर्ड बोल देंगे। और जो अपवर्ड है उसको वेज मान लेंगे, और जो डाउनवर्ड है उसको डैश मान लेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम इसका नंबरिंग करेंगे। अगर हम ब्रिज पोजीशन की बात करें तो ब्रिज पोजीशन में क्या होता है, ब्रिज पोजीशन में हम समझते हैं कि ब्रिज पोजीशन को हम पहले एज्यूम करते हैं, जैसे सर ने समझाया है। तो उस ब्रिज पोजीशन को सबसे पहले अजम्पशन करेंगे। उसको हम क्या करेंगे कि ब्रिज पोजीशन को सबसे पहले बना लेंगे साइक्लोहेक्सेन की तरह। अब उसमें साइक्लोहेक्सेन की तरह नहीं, अब इसमें से जो 2 ऊपर की ओर त्रिभुज गए किस तरह गए हैं, उसमें से एक क्या होगा, अंदर की ओर गया है, वो क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। और एक जो है हमारे साइड आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वेज हो जाएगा। मतलब फ्रंट सेंटर में अगर माने तो वो बाहर की ओर जा रहा है पीछे की ओर, तो वो डैश हो जाएगा। और उसमें अगर कोई ग्रुप अगर जुड़ता है तो उसको वेज हम जोड़ेंगे। और एक जो है बैक सेंटर की ओर वो हमारी ओर आ रहा है तो उसको हम वेज मानेंगे। और उसमें अगर कोई पॉइंट में जो जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, उसको हम क्या मानेंगे, डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको वेज डैश दे करके इसके डिसाइड करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग हम इसका आर एस निकालेंगे और डिफरेंट एग्जांपल्स का स्टडी कर लेंगे। अब हम फ्यूचर रिप्रेजेंटेशन को भी हम जानते हैं कि कायरल सेंटर के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। तो कायल सेंटर के अकॉर्डिंग इसको निकालें तो इसका फ्रंट लाइन जो होता है वर्टिकल एक्सिस वो डैश रहता है, और जो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो क्या होता है, वेज होता है। तो अगर हम 1 2 3 रोटेशन कर रहे हैं और अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला वर्टिकल एक्सिस में है, तो वर्टिकल एक्सिस में होने पर हम क्या कहेंगे कि इसको फर्स्ट केस किसकी तरह, वेज डैश की तरह, इसमें क्लॉकवाइज में आर आएगा और एंटी क्लॉकवाइज में एस आएगा। लेकिन अगर फोर्थ प्रायोरिटी क्या हो, हॉरिजॉन्टल में हो,
तो क्या करेंगे हम, इसका अगर 1 2 3 रोटेशन करते हैं तो क्लॉकवाइज हो तो आर की जगह एस आ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज करें तो एस की जगह आर आ जाएगा। अब हम डिफरेंट शुगर्स में पहले स्टडी कर लेते हैं। डिफरेंट शुगर्स में सबसे पहले क्या करना चाहिए कि फिशर में अगर शुगर जो फिशर फॉर्म में रहता है मेनली, तो उसको हम अगर रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले टॉप में क्या होना चाहिए, इसका नेमिंग के लिए सबसे इजी पे अगर निकाल रहे हैं तो टॉप में सबसे पहले क्या होना चाहिए, मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप। मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा, वो ग्रुप क्या होगा, मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर ऑक्सीडाइजिंग में CH3 का सबसे कम होता है, फिर CH2OH का उससे ज़्यादा होता है, फिर एल्डिहाइड का होता है, फिर कीटोन का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, एसिड का होता है। मतलब COH ग्रुप जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा, और CO उससे कम, और CHO उससे कम, और CH2OH उससे कम, और CH3 सबसे कम। तो टॉप में पोजीशन में मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप को रखेंगे। फिर उस लाइन में सबसे ज़्यादा कार्बन नंबर होना चाहिए, कार्बन सेंटर होना चाहिए। अगर जैसे लास्ट में कार्बन हॉरिजॉन्टल में चला गया है तो उसको भी हमको रोटेट करके वर्टिकल में लाना पड़ता है। तो ऐसे हमको सबसे लंबा लाइन में होना चाहिए, सबसे ज़्यादा कार्बन इसमें होना चाहिए, वर्टिकल एक्सिस में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये हो जाने के बाद तो हम शुगर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर OH अगर राइट में है तो हम उसको R बोल देंगे, और अगर OH लेफ्ट साइड है तो हम उसको S से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे एग्जांपल देख के। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप क्या है, नीचे की ओर है, तो हम इसको क्या करेंगे, 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, उसको ऊपर ले आएंगे, क्योंकि इन दी प्लेन 180 डिग्री रोटेशन करने पर इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, वो आइडेंटिकल ही बनते हैं। तो इसको हम ऐसा कर लिख के हम चेंज कर लेंगे। अब क्या आ रहा है कि इसमें और एक प्रॉब्लम है कि CH2OH जो है वर्टिकल लाइन में, तो नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो हम जानते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो वो उसके ऊपर के सारे बॉन्ड को, मतलब ऊपर के बॉन्ड को फिक्स कर लेंगे, और फिक्स करके इसके तीनों को, जो नीचे के तीनों के, उसको साइमल्टेनियसली रोटेट कर देंगे। तो हम जानते हैं कि एक बॉन्ड को फिक्स करके बाकी को साइमल्टेनियसली रोटेट करने पर इसमें इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो ऐसा करके हम CH2OH को नीचे ले आएंगे, और इसके बाद इसमें RS चेक करेंगे। OH अगर राइट हैंड साइड में है तो R, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो S। अब हम DL कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। रिलेटिव मतलब विथ रेस्पेक्ट टू OH और NH2 इसको निकाला जाता है। इसको फिशर फॉर्म में निकाला जाता है, रिप्रेजेंटेशन में मेनली रहते हैं। अब देखते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड फर्स्ट है जिसका इसमें निकाला गया था। तो इसमें भी सेम रूल हो जाता है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप ऊपर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम वर्टिकल एक्सिस में। ऐसा इसमें प्रेजेंट हो तो OH अगर राइट हैंड साइड में हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, क्योंकि ये DL कॉन्फ़िगरेशन है तो D हो जाएगा। अगर OH लेफ्ट में हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन L हो जाएगा। लेकिन DL में तो हर एक पॉइंट को, हर एक कायरल सेंटर को हम DL नहीं कहते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कायरल सेंटर हो तो हम मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप को सबसे ऊपर में रखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को सबसे नीचे में रखेंगे। उसके बाद मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप से फार कायरल सेंटर, मतलब उससे सबसे दूर वाले कायरल सेंटर को सिलेक्ट करेंगे, और उसको देखेंगे कि वो राइट हैंड साइड में है उसका OH की लेफ्ट हैंड साइड में, उसके अकॉर्डिंग उसको DL और L देंगे। अगर हम अमाइनो एसिड में देखें, हमने एल्डिहाइड में देख लिया कि एल्डिहाइड में, अब हम अमाइनो एसिड में अगर देखें, अगर COH और NH2 और R और H इसमें मेनली रहते हैं, तो अगर इसमें NH2 अगर राइट हैंड साइड में है, मतलब मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप ऊपर है, ऐसा कुछ भी इसमें ज़्यादा देखा नहीं जाता है, लेकिन इसमें मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप ऊपर है और वर्टिक्स में नंबर ऑफ कार्बन इसमें नीचे है। तो अगर ऐसा देखा गया है इसमें, तो अब राइट हैंड साइड में NH2 है तो D कॉन्फ़िगरेशन, नहीं है तो L कॉन्फ़िगरेशन। जनरली नेचुरल अकरिंग शुगर जो है वो D कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं, D फॉर्म में रहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन नहीं कहना चाहिए इसको, कह भी सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, DL कॉन्फ़िगरेशन ही है। तो D फॉर्म में रहते हैं या D कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं, और नेचुरल अकरिंग अमाइनो एसिड जो है वो L फॉर्म में रहते हैं। जब हम 180 रोटेशन करते रहते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 180 डिग्री में अगर डायरेक्ट हम ट्रांसफ़र कर दें एटम को 180 डिग्री में, तो भी अगर कायरल सेंटर में हमको कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब कायरल सेंटर में रोटेट, मतलब कि हम जब 180 डिग्री इन द प्लेन रोटेशन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री पे ट्रांसफ़र कर दें एटम को, तो वो ईजी पड़ेगा।
जबकि हम ये समझते बैठे रहेंगे कि इसको ऐसे घुमाएं और इसको यहाँ पर लिए, यहाँ पर किए, ऐसे करते रहेंगे तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। अगर 4 कार्य सेंटर हैं तो एक दूसरे को ऊपर और नीचे वाले को 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे, मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे तो ईज़ी हो जाएगा। और अगर 3 कार्य सेंटर है तो फर्स्ट और थर्ड को कर देंगे और बीच वाले को अपोजिट कर देंगे तुरंत, तो इससे हमको इन दी प्लेन रोटेशन करना ईज़ी हो जाएगा।